एमपी बीजेपी में कड़ा संदेश, असंतुष्ट नेताओं को साफ मैसेज, 4-5 बार के विधायक सांसद जाएं संभल, नाराज हुए तो बनोगे नालायक। बीजेपी में इतनी साफगोई से बात करने वाले नेता गिने चुने ही हैं। अब इस लिस्ट में मुरलीधर राव भी शामिल हो गए हैं, क्योंकि उनके भाषण का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें वो असंतुष्ट नेताओं को स्पष्ट संदेश देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ऐसे नेताओं को नालायक कहकर संबोधित किया है जो 4 से 5 बार के सांसद या विधायक बन चुके हैं, लेकिन फिर भी ये कहते रहते हैं कि उन्हें मौका नहीं मिला। इस प्रदेश में जनता की ओर से आपको इतना वरदान जनादेश के रूप में प्रदेश में, जिलों में और क्षेत्रों में लगातार, अब इसके बाद रोने के लिए कुछ जगह नहीं कि मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला। ये रोने के लिए कुछ जगह नहीं है। इसके बाद भी आपको मौका नहीं मिला, अगर रोएंगे तो फिर नालायक आदमी है, इसको तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। मुरलीधर राव ने अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों से संवाद में ये बात कही। संदेश उन वरिष्ठ नेताओं की तरफ है जो मंत्रिमंडल और संगठन में जगह नहीं मिलने पर नाराज हैं। वैसे उन्होंने पदाधिकारियों के लिए 10 से 15 दिन का प्रवास करना भी जरूरी कर दिया है। अब इसके क्या मायने हैं, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले सुनिए कांग्रेस क्या सोचती है। और कलह की वजह से जो प्रभारी है मध्य प्रदेश के बीजेपी, उनको ये कहना पड़ रहा है। और निश्चित तौर पे जो 2-4 बार बन गए, 5 बार बन गए, उनका हक तो है, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन वो मौका जो इन्फिल्ट्रेशन हो गया है, जो कांग्रेस के लोगों घुस गए, इसकी वजह से सब स्थिति डामाडोल हो गई है। राजनीतिक विश्लेषक इस बयान को बीजेपी की रणनीति से ही जोड़कर देखते हैं, क्योंकि वरिष्ठ नेता अगर जगह नहीं देंगे तो नए को कैसे चांस मिलेगा, और मौका मिलने के बाद भी वो असंतुष्ट रहे तो मार्गदर्शक की भूमिका कौन निभाएगा। फिर तो बीजेपी में पद पर बने रहने की बुराई जमती ही जाएगी। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के बयान ने इन जमी हुई बुराइयों को झटकने का काम किया है और असंतुष्ट नेताओं को पार्टी हित में काम करने का मैसेज भी दिया है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है लायक पार्टी में कोर्ट्स में नालायक कौन। ये शब्द बोलने में, सुनने में थोड़ा ठीक नहीं लगता। नाकाबिल एक थोड़ा सा और बेहतर शब्द, बेहतर कहूँ उसको मैं, या इसका विकल्प जो है चुभने वाला नहीं है, ये ज़्यादा ठीक होगा। वो नाकाबिल है, या आपसे कछु होगा नहीं भैया, आपसे कुछ नहीं होने वाला, ये उसका और थोड़ा सा आप कह सकते हैं माइल्ड एडिशन है। लेकिन इस शब्द को आपको इस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि बीजेपी में अब वैसा कुछ नहीं है जैसा चंद बरसों पहले, चंद साल पहले तक बीजेपी की परंपरा का हिस्सा रहा है। आप बीजेपी के पूर्ववर्ती प्रभारियों को देखें, विनय सहस्त्रबुद्धे जी, या उसके पहले आप अनंत कुमार जी को देखें। ये वो प्रभारी हुआ करते थे जो पार्टी की भीतरी बैठकों में बोलते थे, लेकिन इतना चुभता हुआ कभी नहीं बोलते थे। उसकी वजह उनका अपना स्वभाव भी होता था, और दूसरा ये भी सोच होती थी कि नहीं कोई ऐसी बात ना कह दी जाए। लेकिन ये बीजेपी जैसा एक नारा चला था उरी अटैक को लेकर कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, असंतुष्ट बनने की कोशिश करोगे, नाराज़गी दिखाओगे तो भैया आप लायक तो नहीं हो, छोड़ो पार्टी, जाओ जहाँ जाना। ये भी मैसेजिंग नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये बीजेपी तय करके बैठी है चीज़ों को पार्टी में। जैसा हमने इंटरप्रिटेशन इसका निकालने की कोशिश की कि आकांक्षी युवा और मध्यम उम्र के कार्यकर्ताओं की संख्या बड़ी तेज़ी से पार्टी में बढ़ी है जब से सत्ता में उसकी भागीदारी राज्यों में और केंद्र में बढ़ी है। ये कार्यकर्ता जिनकी उम्र 50-52 के आसपास है और जो 25 से 35 या 40 के बीच है, ये कह रहे हैं हमरो नंबर कब आओगे भैया, जे बता दो हमें, तो बस कछु और ने चाहने हमें, जिंदगी बीत गई, परंपरा से बीजेपी के हैं, अब बोलो आप, ये तो 5 बार के हैं, मंत्रिमंडल में भी भैया ही नजर आते हैं, सांसदी को टिकट भी नहीं चाहने हैं। ये समस्या बीजेपी की बड़ी गहरी है सर, ऐसे समझिएगा इसको, और इधर उधर मत जाइएगा दाएं बाएं। आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में है डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के प्रवक्ता और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन,
राष्ट्रीय स्तर पर भी झमकते रहते हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर वाजपेयी आपका। अजीत सिंह भदौरिया जी हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। जगदीश द्विवेदी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जगदीश जी, थोड़ा आप हमें समझाइए, कुछ तो हमने अर्थ निकालने की कोशिश की है, उससे आपकी सहमति असहमति जो भी हो उसका भी थोड़ा सा जिक्र कीजिए और बताइए कि आखिर इसके मायने क्या है। हमने इसके पहले तो प्रभारियों को इस भाषा में संकेत देते नहीं सुना। मुरली मनोहर जी मार्गदर्शक मंडल के वरिष्ठ साथी हुए, लालकृष्ण आडवाणी जी गए, मध्य प्रदेश में सरताज सिंह जी, सुमित्रा महाजन जी, स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी, यानी बीजेपी के अब डोंट एंड डूज बड़े क्लियर हैं। जी जगदीश जी सर। जी शरद जी, पहली चीज़ तो ये इस बात का आपको शुक्रिया कि आपने जितने भी इसके अर्थ निकाले वो बुंदेलखंडी में निकाले तो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गए क्योंकि वो मेरी मदर टंग भी है जी, ठीक है ना। दूसरी चीज मैं सबसे पहली बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो कुछ भी उन्होंने कहा है मुरलीधर राव ने, उसके निहितार्थ बिल्कुल साफ है कि बीजेपी अब पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और पीढ़ी परिवर्तन होना भी बहुत जरूरी है। क्यों नहीं होना चाहिए? एक व्यक्ति क्यों लगातार 5 बार विधायक बने, क्यों 5 बार सांसद बने? पार्टी मजबूत है, पार्टी में पिछले 20-25 सालों में नए चेहरे उभर के आए हैं, नए लोग उभर के आए हैं। असंतोष सिर्फ और सिर्फ इसी बात को लेकर फैल रहा है जिसको मुरलीधर राव जी समझ रहे हैं कि एक आदमी पिछले 5 साल से लगातार टिकट लेता चला जा रहा है 6 बार से, जबकि हकीकत यह है बीजेपी में कि पार्टी आज की स्थिति में मजबूत है। और आप टिकट बदल के देखिए, भोपाल इसका उदाहरण है, उज्जैन इसका उदाहरण है। पार्टी ने एक बार के सांसद को बदल के दूसरे को दे दिया, दूसरे के बदल के तीसरे को दे दिया, वो सब जीत के आए हैं। क्योंकि आज बीजेपी में कई सीटें ऐसी हैं जिनमें प्रत्याशी नहीं जीतते, जिनमें सिर्फ बीजेपी जीतती है और वो कार्यकर्ता जीतता है उसका। तो और इस बात को संगठन बहुत बेहतर से समझ रहा है। हालांकि एक काम बीडी शर्मा जी के अध्यक्ष बनने के बाद से अच्छा हुआ है, इसकी भी सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने भी क्या किया कि जो 50, 55, 60, 70 साल के 3-3 बार के अध्यक्ष थे, सबसे कहा कि भैया अब तुम किनारे पे बैठो, तुमने नेतागिरी कर ली, मार्गदर्शक बन जाओ। और 35 से 40 साल के लड़के उन्होंने अध्यक्ष बना दिए, यूथ अध्यक्ष बने, चाहे वो भोपाल का अपना सुमित पचौरी हो, इंदौर के गौरव रादवे हो और सागर का गौरव सिरोठिया हो, सारे नए लड़के लाए हैं। आप नए यूथ को मौका देंगे तो उनमें असंतोष कम होगा। आप देखिए बीजेपी में असंतोष की सबसे बड़ी वजह यही है कि आज बीजेपी में कम से कम जो बीजेपी के अभी विधायक हैं मौजूदा, उसमें 70% विधायक वो हैं जो कोई तीसरी बार का है, कोई चौथी बार का है, कोई 5वीं बार का है, कोई 6वीं बार का है। आखिर मैं तो ये कहता हूं कि एक राजनीतिक दलों को एक ट्रेंड बना देना चाहिए। भाई 3 से 4 बार आप एमएलए का टिकट लड़ेंगे, उसके बाद आप संगठन में काम करें या दूसरे काम करें, तब राजनीति में युवाओं को मौका मिलेगा और राजनीति को एक नई दिशा मिलेगी। क्योंकि लगातार कार्यकर्ता भी उनसे थक जाता है और उनका भी एक इलाका सीमित हो जाता है। तो जो भी बात आज उन्होंने कही है, मैं तो उस बात का राजनीति के शुद्धिकरण के मायनों में शरद जी स्वागत करता हूं। ठीक बात कही है, होना भी यही। बीजेपी कुछ नवाचारी प्रयोग करती रही है केंद्र में 2014 में आने के बाद से, और कई ऐसे फैसले उसने लिए हैं। तो हो सकता है कि पार्टी की ये कुछ एक गहरी रणनीति हो कि बीजेपी को अब अगर अगले 20-25 सालों फिर इसी रूप में रखना है, सत्ता की मैं बात कर रहा हूं, और उसी के साथ मजबूत संगठनधारी पार्टी के तौर पे, तो आपको कुछ बड़े फैसले करने पड़ेंगे। और इन बड़े फैसलों में स्थापित नाम जो हैं उनको कुछ पीड़ा हो सकती है, लेकिन उनको भी नींव का पत्थर बनना चाहिए। हर किसी को कबूरा नहीं बनाया जा सकता है। एक छोटी टिप्पणी भदौरिया साहब आपकी, जिससे डॉक्टर वाजपेयी समग्र रूप से जगदीश जी और कांग्रेस की टिप्पणी का भी उत्तर दे सकें। हालांकि आपकी पार्टी का विषय नहीं है, बीजेपी का विषय है, लेकिन फिर भी किनारे पर बैठकर टिप्पणी करने का मैं अक्सर कहता हूं आनंद कुछ और होता है। देखिए आदरणीय शरद जी, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी राव साहब ने जो बयान दिया, जो वक्तव्य दिया, वो उनकी छटपटाहट को स्पष्ट करता है। आप देखिए किसी भी लोकतंत्र में, राजनीतिक दल में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करके, वो भी अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं के सम्मुख, ये अपने आप में प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। आए हुए लोग जो आयातित हुए भारतीय जनता पार्टी, अगर राव साहब को इतनी चिंता है तो अपने मूल कार्यकर्ता का भी ख्याल रखते। जो आयातित लोग हैं उनको तो आपने कंगूरे हाल बना दिए, जो नींव का पत्थर है वो नींव के पत्थर अभी भी बनते चले जा रहे हैं। तो उनकी स्थिति भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय शरद जी मूल कार्यकर्ता की ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये राव साहब की छटपटाहट बता रही है। और राव साहब अगर वास्तव में प्रदेश में लागू करना चाहते हैं अपने इस वक्तव्य को,
तो मैं राव साहब को से अपील करना चाहूंगा कि सबसे पहले शिवराज सिंह जी को हटा दीजिए, क्योंकि 15 वर्ष से क्या उन्होंने पट्टा करा लिया क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के नेता के रूप में? अगर उनको परिवर्तन करना है तो सबसे पहले परिवर्तन वो शिवराज सिंह जी की कुर्सी को परिवर्तित करे, नए विधायक दल के नेता के रूप में लेके आए, जिससे प्रदेश को नया प्रशासन मिले, शासन मिले। तो अपने आप में क्रियान्वयन करें सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करके। अजीत जी को तो मैं एक ही लाइन बोलूंगा कि वो इतने गुस्से में इसलिए बोल रहे हैं कि 3-3 पद लेके कमलनाथ जी बैठे और आते भी नहीं है मध्य प्रदेश। तो आप जहाँ जहाँ ये शिवराज जी बोल रहे हैं ना, वहाँ कमलनाथ जी को रख दीजिएगा और सोचिएगा कि संजय गांधी के दौर से क्या चल रहा है। बहरहाल खैर, मैं आपके टॉपिक पे बहुत स्पेसिफिकली आना चाहूँगा, क्योंकि बिल्कुल आपका कहना सही है। कांग्रेस तो उसकी टिप्पणियाँ ठीक है अपनी जगह, उनका काम है। देखिए, एक जो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों ने भी देखी है, शरद जी और जगदीश जी, आप दोनों ने, कि हमारे यहाँ जितने भी दक्षिण भाषी जो दक्षिण भारत के जो नेता रहे हैं, उनका शब्दों का चयन शब्दार्थ के तहत होता है, कभी कभी उनका इंटेंशन ख़राब नहीं होता। और इसलिए कभी कभी हमको ऐसा, चूँकि आप लोगों की हिंदी बहुत समृद्ध हिंदी होती है, तो स्वाभाविक है कि आप लोग उसके निहितार्थ कभी कभी दाएं बाएं भी ढूंढ लिए जाते हैं, और ये होता है। तो मैं उसको एक पर्सपेक्टिव में रखने का प्रयास करता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण बात जो रही है वो ये रही है कि देखिए, बहुत लंबे समय से जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जिनको लगातार संगठन में भी अवसर मिले, सरकार आई तो उसमें भी अवसर मिले, शरद जी आप भी जानते हैं इस बात को। और उसी दौर में जैसा जगदीश जी ने कहा है कि भाई इन 15-20 सालों में अब हमको नई पीढ़ी भी तैयार करनी है जो आगे के 25 साल काम करे। तो ये एक, हम कह सकते हैं, इसकी तैयारी करना एक दूरदर्शिता की निशानी होती है। पर चूंकि हमारी सरकार आज भी है और संगठन भी है, तो ऐसी अवस्था में यदि कुछ लोग छूट जाते हैं या तो उनको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं। उनका ये कहना है कि उनकी नाराज़गी नाहक है। मैं नालायक की जगह उसको लायक को बेसिकली मैं एलिजिबिलिटी से जोड़ के देखता हूँ, जो उस शब्द चला गया, आप उसको नाहक समझिए, यानी कि आप हकदार नहीं हैं कि आपको नाराज़ होना चाहिए। क्योंकि भाई पिछले 15-20 सालों में उन कार्यकर्ताओं के लिए संदेश है कि जो कहीं ना कहीं संगठन में भी स्थान पाते रहे हैं और मुख्य धारा में भी रहे हैं और आज भी उनका महत्व है। देखिए, कार्यकर्ता ऐसा कोई नहीं होगा जिसका राजनीति में, चुनाव में या कहीं पर कोई महत्व नहीं हो, शरद जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके लिए संदेश है कि भाई हम सोच रहे हैं, हम बैठ रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी में जब किसी कार्यकर्ता को लाया जाता है तो सोचकर लाया जाता है, और इसी प्रकार से यदि उसको वहाँ से विस्थापित किया जाता है तो भी उसकी कार्य योजना के तहत उसको विस्थापित किया था। आप दोनों बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत व्यापकता से निर्णय होते हैं। ठीक है, वो होते सारे राजनीतिक कारण है उसके, मैं नहीं नकारता हूँ इस बात को। तो इसीलिए नाराज़गी को उन्होंने नाहक कहा है। तो जहाँ जहाँ आपको नालायक दिख रहा है, मुझे लगता है आप उसको नाहक, यानी कि ये मानिए कि आपको हक नहीं है, आपको हक नहीं होना चाहिए कि आप पार्टी से, माँ से, किसी भी किस्म की ऐसी कोई नाराज़गी रखें। हम सब आपके साथ हैं और पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, वाकई में दिया है। आज हम आपके सामने बैठ के शरद जी बोल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि इसमें पार्टी का 99.99% तो साहब हमको पार्टी नहीं दिया है। जगदीश जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि संगठनात्मक सुधार, अगर हम इसको थोड़ा एकेडमिक तरीके से देखें तो ये किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज भदौरिया जी ये बात ज़रूर कह रहे हैं कि आप इनको हटाएं, लेकिन उनके यहाँ जो बुनियादी समस्याएं हैं, उन बुनियादी समस्याओं के पीछे ये ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स नहीं है, कि कोई नीति नहीं है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या गहलोत साहब हों, वरिष्ठ और कनिष्ठ पीढ़ी का मसला अगर सुलझता तो मध्य प्रदेश में भी आज सरकार सत्ता में बनी रहती, और इसकी एक अंडरस्टैंडिंग होती और इसकी एक नियम कायदे कानून बहुत स्पष्ट होते, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। निश्चित तौर पर बीजेपी में भी कुछ चीज़ें स्पष्ट हैं, ऐसा नहीं है, और यही वजह है कि पार्टी उस द्वंद्व से भी जूझ रही है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जो छवियां हैं, उन छवियों के बारे में एक दिन में निर्णय नहीं हो सकते, जो राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं, और उनके भीतर अभी बहुत काम करने का मादा भी है, और वो अपने प्रतिद्वंदियों से या अपने कंटेम्प्रेरी राजनेताओं से बहुत आगे भी खड़े नजर आते हैं स्किल के मामले में। लेकिन यहाँ चिंता प्रतीत होती है कार्यकर्ताओं की कि कैबिनेट में कौन आएगा, टिकट किसको मिलेगा। और मैं डॉक्टर साहब की थोड़ी विनम्र सहमति जताऊंगा कि संघ परंपरा से आने वाले जो राव साहब हैं, हिंदी उनकी बड़ी अच्छी होती है, संघनिष्ठ
हिंदी जो है संस्कृतनिष्ठ हिंदी है, बड़ी अच्छी होती है। जी आपकी टिप्पणी जी। डॉक्टर वाजपेयी ने बहुत बहुत कमाल का रफू किया है। कमाल का रफू किया है। नहीं तो इसमें तो माहिर है, ये कुछ चीजें हमको समझा रहे हैं, तो भैया इनको ये भी समझ में आना चाहिए कि भाई इन्होंने कमाल का रफू किया। मैं बहुत सारे शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं, हम सब मुस्कुरा रहे हैं आपकी लेकिन कारीगरी और रफूगिरी पर। जी जी इन्होंने कमाल से इतने जबरदस्त तरीके से रफू किया। वो कुछ कह रहे हैं, उसके निहितार्थ उन्हें पता नहीं है, इन्हें पता है। जी तो इन्होंने नए नए निहितार्थ जो निकाले हैं, उनको डॉक्टर साहब को मैं सख्त प्रणाम करता हूं, क्योंकि पार्टी का प्रवक्ता धर्म भी यही है और बहुत कुशलता से उसको वो निभाते भी हैं। यही वजह है कि लंबे समय से भाजपा की राजनीति में वो चल रहे हैं। लेकिन शरद जी, मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी में आज जो 50 से 65 साल की पीढ़ी जो टॉप पे चल रही है, ये इनकी मेहनत के पीछे, इनकी मेहनत से ज्यादा उनकी मेहनत है। सुंदरलाल पटवा जी, कैलाश सारंग जी, प्यारेलाल जी, कैलाश जोशी जी, कुशाभाऊ जी, उन्होंने जो संगठन खड़ा किया 80 के बाद से लेकर 90 के उत्तरार्ध तक, उनकी मेहनत का सुख इस पीढ़ी को मिल रहा है। लेकिन बीजेपी को अब जरूरी है, चूंकि अब ये तपस्वी लोग ये तपस्वी लोग थे बीजेपी की, निश्चित रूप से वो पीढ़ी नहीं रही। अब पीढ़ी में ऐसी एक नई पीढ़ी जन्म ले रही है जो से सत्ता सुख प्रधान है, जिसके लिए और जिसके लिए संगठनात्मक काम नहीं करना। प्यारेलाल जी को आप टिकट दो, वो टिकट नहीं मांगते थे, उन्हें संगठन में काम करना होता था। आज टिकट को लेके बहुत जबरदस्त मारामारी है। तो एक नई पीढ़ी, उन्होंने इस ओर इशारा किया है कि बीजेपी में हमको प्रवास का, जैसे उन्होंने बात की कि ऐसी पीढ़ी को खड़ा करना पड़ेगा जो संगठन के लिए काम करे। हालांकि ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो इसके लिए कम से कम प्रयास तो करती है, इसके लिए काम भी करती है, और उसके पीछे जो उसकी बैकबोन है वो संघ ही है। मेरा मानना है कि संघ को इस मामले में और थोड़ा सा एक्टिव होकर काम करना चाहिए, क्योंकि अब जो आप कह रहे हैं, ठीक है, आप में मानता होगा। आज आप संजय मांजरेकर का बहुत अच्छा बयान में क्रिकेट में सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि अगर मैं खुद को भारतीय टीम से बैक नहीं करता तो राहुल द्रविड़ को मौका नहीं मिलता। जब कोई ना कोई बैठेगा तब तो बाहर बैठे लोग अंदर मेन स्ट्रीम में आएंगे। आप ही पूरे समय क्रीज पे खेलते रहेंगे, आप ही खेलते रहेंगे, तो दूसरे कैसे आएंगे शरद जी? कभी ना कभी आपको मैदान को छोड़ के जाना पड़ेगा और मेंटोर की भूमिका में आपको रहना पड़ेगा। जैसे धोनी आ गए, वो भूमिका भी उतनी महत्वपूर्ण है। करें हर बार साहब रोहित शर्मा और विराट कोहली क्यों रहना चाहता है यार? बिल्कुल ठीक है, मैं आता हूं आपकी तरफ। अजीत जी, जो सवाल मैंने खड़ा किया जगदीश जी से, वो आपकी तरफ लाता हूं। आपके यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स होते, तो मैं फिर दोहराऊंगा कि 2019 का घटनाक्रम मध्य प्रदेश में शायद नहीं घटता। चीज़ें अगर बहुत लिखी रहती अलिखित संविधान के तौर पर, तो जो घटा वो नहीं घटता। अभी भी 3 राज्यों में जो आपके यहाँ उथल पुथल है, वो उथल पुथल छोटी उथल पुथल नहीं है, और उसकी कोई बड़ी वजह नहीं है। मनुष्य का अहंकार तिनके बराबर भी होता है, ठीक से एड्रेस ना हो तो हिमालय हो जाता है। जी, मैं बिल्कुल आदरणीय शरद जी आपकी बात से सहमत हूँ। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। अब रिफॉर्म चल रहा है। आप देखिए, आदरणीय कमलनाथ जी की 15 माह की भले अल्प शासन काल की सरकार रही, पर उसमें जो कैबिनेट थी सबसे ज़्यादा युवा कैबिनेट मंत्री थे। तो ये प्रस्तुतिकरण किया था। निश्चित रूप से सहमति असहमति का भाव आता है जब परिवर्तन का दौर किसी भी संगठन में चलता है। तो ये परिवर्तन की बेला है कांग्रेस में। तो आने वाला समय आप देखिए संगठनात्मक रूप से और राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर बहुत अच्छा आएगा। जी, चलिए, शुभकामनाएं इसके लिए आपको। डॉक्टर वाजपेयी, ये जो बयान है ये चुभने वालों को चुभा ही होगा, लेकिन आपके यहाँ एक बड़ी मजबूत परंपरा है, जिसको आलोचना की दृष्टि से देखें, समालोचना से देखें, प्रशंसा से देखें, तीनों से देख सकते हैं कि व्यक्ति आहत होने के बाद भी पार्टी के खिलाफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ये टर्म मैं यूज़ करूँगा कि बहुत 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 ही एक्सेप्शनली जाता है कि जब उसको लगता है अब कोई विकल्प नहीं बचा तो भी जाता है, लेकिन फिर भी बीजेपी को या विचारधारा को नहीं कोसता, व्यक्ति पर हमला कर सकता है। लेकिन ये भी ज़रूरी, आप जावली के भी मेंबर रहे हैं। ये सवाल पूछा जा रहा है कि 2003 की जो पीढ़ी है मध्य प्रदेश में, जिसने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, वो शायद उससे जो वरिष्ठ पीढ़ी थी उसके पीछे छिप सी गई कहीं। क्या ये मौका मुरलीधर राव जी का उसी लिए है? देखिए शरद जी, ये आपका अपना प्रश्न हो सकता है जो आपकी जिज्ञासाओं के तहत उठाओ, लेकिन चूंकि मैं जगदीश जी को भी सुन रहा था, जगदीश जी का जो उपहास था उसको भी मैं समझ रहा हूँ।
लेकिन अंत में व्याख्या भी उन्होंने उसी दिशा की करी। जी। उनके शब्द वाक्य विन्यास अलग था, लेकिन उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को आने देना चाहिए, पुरानी को नाराज नहीं होना चाहिए। यही मेरा कथन था कि भाई आपकी नाराजगी नाहक है, वो ये कहना चाहते थे। आप उसको स्वीकार करें या ना करें, और उसका कारण यही है जो आप लोग एनालाइज कर रहे हैं कि भाई हम एक रिफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हैं। और ये बात सच है कि जिलाध्यक्षों के लिए एक उम्र की सीमा तय करके किया गया। यही आपने दिल्ली में देखा शरद जी कि दिल्ली में जब नगर निगम के चुनाव थे तो वहाँ तय किया गया संगठन द्वारा कि भाई हम किसी भी पुराने पार्षद को टिकट नहीं देंगे, और इसका पालन किया गया। और पालन करने के उपरांत हम बहुत अच्छे मतों से जीते, और आज तक काफ़ी वर्ष होने आ रहे हैं शरद जी, दिल्ली नगर निगम अच्छा काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए नई हवा को आने दीजिए, और इसी दौर में भाई जैसे मैं हूँ, भाई मेरी कोई उम्र हो गई, मैं आपने जैसा बताया 3 में काम किया, हमने 7-8 में काम किया, उसके बाद 12, 13, 14 में भी काम किया, 18 में भी काम किया। तो अब भाई हमको और लोगों को भी तो तैयार करना है ना शरद जी। तो देयर शुड बी अ फ्लो ऑफ पीपल, तभी तो हम कैडर है ना सर। नहीं तो हम भी नेता पुत्रों की पार्टी बन जाएंगे, तो सामान्य लोगों के पुत्र कब राजनीति में पुत्र पुत्रियां भाग लेंगे। यदि नेता पुत्रों को ही स्थान देना है तो ये बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं हमको इस व्यवस्था से बाहर आना पड़ेगा। और अजीत जी बोल नहीं रहे भदौरिया साहब, लेकिन एक बात सच है कि कांग्रेस की एक बहुत बड़ी चुनौती ये है। मैं बहुत मतलब आई डोंट वांट टू, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन आप खुद सोचिए, विनय जी कहा करते थे, आपने विनय जी का नाम लिया तो मुझे उनका वाक्य बहुत अच्छे से ध्यान आता है कि भदौरिया साहब 125 साल से अधिक पुरानी पार्टी जिसने पूरे भारत पे व्यापकता से राज भी किया है। जो स्थानीय चुनाव 1935 के उपलक्ष्य में होते थे तब भी आपका शासन रहता था, जो लोअर कैडर पे होता था उसके बाद भी, और आज़ादी के बाद तो किया ही आप लोगों ने। उसके बाद भी यत्र तत्र सर्वत्र रहने के बाद भी यदि आज संकुचित होकर हम 44 तक आए तो उसका कारण क्या है? और यदि वो कारण किसी भी दल में आएंगे तो साहब सफलता, उन्होंने कहा था, कांच के मर्तबान की तरह होती है, हाथ में रखे हुए, नाजुक होती है साहब। तो प्रभारियों का काम होता है, वो फोर्स ही करते हैं चीज़ों को। देखिए उनका काम है संभालना, और इसीलिए उन्होंने उस वर्ग को एड्रेस किया है जिसके मन में कहीं आता हो कि भाई वो उस टीम में नहीं आ पाया, चाहे युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, अनुसूचित जाति मोर्चा, कोई भी हो। तो अब अच्छा, वो कार्यकर्ता, आपने बिल्कुल ठीक बोला, बहुत इमोशनल कार्यकर्ता है शरद जी हमारा कार्यकर्ता। हमारा कार्यकर्ता साहब कहीं नहीं जाता। अब हम लोग कहाँ चले जाएंगे आप बताओ सब, हमको आप कहीं मत रखिए, लेकिन नहीं जा पाएंगे साहब, ये तय बात है। तो स्वाभाविक बात है कि हमारे कार्यकर्ता की इमोशनल अपील को रैशनल जस्टिफिकेशन देना, उसके सर लेकिन एक सवाल जो पीठ पर हाथ रखना जरूरी होता है। लेकिन अजीत जी दिल पर हाथ रखकर बताइएगा कि अगर मध्य प्रदेश का 2019 का घटनाक्रम उल्टा होता और जिस जगह बीजेपी थी उस जगह आप होते तो आपके नेता दनादन बयानों के गोले दाग रहे होते। ले आए बीजेपी से संघनिष्ठ निष्ठा के नेता, आज बिठा दिए गए हमारे ऊपर, हम तो नहीं स्वीकारेंगे, हम नहीं करेंगे। सर ये अंतर है, लेकिन ये अंतर 2 पार्टियों का अंतर है। ये इसमें कोई अच्छा कोई खराब नहीं है। आप खुले आंदोलन की पार्टी हैं, ये एक कैडर बेस्ड पार्टी है। लेकिन मैं इसको इस रूप में लेता हूं कि विनय जी से जब हमने वी.डी. शर्मा जी का जब अध्यक्ष के रूप में मनोनयन तय हुआ, तो जब हमने उनसे फ़ोन पर बात की और उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, तो उनका माइलस्टोन वाक्य आज भी मेरे कानों में गूंजता है कि अब बीजेपी की चौथी पीढ़ी के रूप में हमने उन्हें अवसर दिया है और ये बीजेपी की परंपरा का हिस्सा है। तो ये तय मानिए कि ये मुरलीधर राव जी का कथन वी.डी. शर्मा जी की टीम में जिस तरह युवा हैं और जिस तरह अब बीजेपी युवा कैच देम यंग, जो एक बात कही जाती है, युवाओं पर दांव लगा रही है, और अब बीजेपी में चौथी पीढ़ी की वाहवाही और उसी की बारी है साहब। डॉक्टर बहुत कम 10 सेकंड में बस एक लाइन कहना चाहता हूँ सर। एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य द्विवेदी साहब के लिए भी मैं रखूंगा, दोनों द्विवेदियों के लिए, भदौरिया साहब के लिए, कि देखिए प्रवाह और फ्लो ये 2 चलते रहना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत देता है। और इसका समापन कैसे होना चाहिए, तो हमेशा नहीं है कि बहुत कुशलता से हो, पर सफलता से चलते रहो, ये जरूरी होता है। कार्यों का संपादित होना जरूरी होता है। किस तरह हुए इसको हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। लेकिन शल्य क्रिया ही होती है, और उसमें तकलीफ कितनी भी न्यूनतम की जाए, तकलीफ होगी। जी बोलिए जगदीश जी, आप भी बोल लीजिए 30 सेकंड। जी बोलिए जी। मुझे केवल एक सेकंड में अपनी बात कहनी है। युवाओं को मौका मिलना चाहिए। झड़ेंगे पहले पीले पत्र तभी, फिर झड़ेंगे पहले पीले पत्र तभी, फिर आएगा नव सत्र। यही है प्रिय जीवन का चक्र, कहीं पर तिर्यक या है वक्र। क्या बात है, सुभान अल्लाह।
मुझे लगता है कि बहुत ही दार्शनिक एक बिंदु पर, और जो अकाट्य सत्य है, ब्रह्मांड का सत्य है, उस पर ये डिस्कशन जो है समापन की तरफ बढ़ा है, और बड़ा ही अलग तरीके से बढ़ा है साहब। मज़ा आ गया। मतलब टीवी के इस दौर में जहां मैं नहीं कहता कि बहसें किस स्तर पर और कहां जा रही हैं, उनको भी प्रणाम है, क्योंकि ये 2021 का समय है, लेकिन ये कुछ अलग था। कैसा अलग था ये गुनने बुनने के लिए दर्शक जाने, व्यूअर्स जो देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी, धन्यवाद भदौरिया साहब, और धन्यवाद जगदीश जी आपकी सुंदर उक्ति के लिए। नमस्कार।